5 जून 1989 बीजिंग की एक सड़क, सैकड़ों टन वजन वाले टैंक आगे बढ़ रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने खड़ा हो सके, लेकिन तभी एक साधारण आदमी हाथ में सिर्फ 2 शॉपिंग बैग वह धीरे धीरे सड़क के बीच पहुंचता है और पूरी टैंक लाइन के सामने खड़ा हो जाता है। उसके पास ना बंदूक थी, ना कोई सुरक्षा। फिर अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ एक बहादुर आदमी की है, या इस तस्वीर के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत महीनों पहले हो चुकी थी? आज हम उसी इतिहास के पन्ने खोलेंगे। मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डायनेमिक। और भी ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। 1989 का चीन एक ऐसा देश जो तेजी से बदल रहा था। अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, कुछ प्रभावशाली लोगों को विशेष सुविधाएं मिल रही थी, महंगाई से आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में थी। लोगों को लगता था कि सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। यही वजह थी कि यूनिवर्सिटी में बहस तेज होने लगी, लोग सरकार से सवाल करने लगे, छात्र बदलाव की मांग करने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कुछ ही हफ्तों बाद उनकी यह आवाज दुनिया के इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। 15 अप्रैल 1989 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबांग का निधन हो जाता है। छात्र उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो सुधारों और संवाद के पक्षधर माने जाते थे। उनकी मृत्यु के बाद हजारों छात्र श्रद्धांजलि देने बीजिंग के तियानअनमेन स्क्वायर पहुंचने लगे। लेकिन धीरे धीरे यह श्रद्धांजलि एक बड़े छात्र आंदोलन में बदलने लगी। अब छात्रों की मांग सिर्फ शोक व्यक्त करना नहीं था, वे चाहते थे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, अधिक पारदर्शिता और सरकार से खुला संवाद। हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी, 1000, 10,000, फिर लाखों लोग। कुछ नेता बातचीत चाहते थे तो सरकार उसे सख्ती से रोकना चाहती थी, और शायद सरकार भी अपना अगला कदम तय कर चुकी थी। बीजिंग का तियानअनमेन स्क्वायर, जहां आम दिनों में पर्यटक घूमते रहते थे, अब वहां हजारों लाखों छात्र बैठे थे। कोई हिंसक भीड़ नहीं थी। कुछ भाषण लिख रहे थे, कुछ राष्ट्रगान गा रहे थे और कुछ सिर्फ उम्मीद लेकर बैठे थे कि सरकार हमारी बात सुनेगी। बीजिंग की यह चिंगारी अब पूरे चीन में फैलने लगी। संघाई, नानजिंग, वुहान, सियान, अब सिर्फ छात्र ही नहीं, कुछ शिक्षक, पत्रकार, आम नागरिक भी उनके साथ खड़े दिखाई देने लगे। हर कोई एक जैसी सोच नहीं रखता था, पर मुद्दे पर सब एक साथ खड़े थे। स्क्वायर में हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही थी और अब दुनिया भर के पत्रकार भी बीजिंग पहुंच चुके थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव की चीन यात्रा होने वाली थी। दुनिया की नजर अब सीधे बीजिंग पर टिकी थी, लेकिन सरकार के अंदर एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव झाओ जियांग मानते थे कि छात्रों से बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग और शीर्ष नेता देंग सियाओपिंग काफी सख्त रुख के पक्ष में थे। दिन बीत रहे थे, हर मीटिंग के बाद तनाव और बढ़ता जा रहा था। 13 मई 1989 सैकड़ों छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों का कहना था, अगर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हम अपने शरीर को ही अपना संदेश बना देंगे। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। विदेशी टीवी चैनल लगातार बीजिंग से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। स्क्वायर में बैठे छात्रों को अब सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। 20 मई 1989 बीजिंग में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। सरकार का संदेश साफ था, अब यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। लेकिन सरकार ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। जब सेना पहली बार बीजिंग में दाखिल होने लगी तो हजारों आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सैनिकों से बातचीत की, कुछ ने रास्ते में बस खड़ी कर दी, कुछ ने साइकिलों से रास्ता रोक दिया। कुछ लोग सैनिकों को पानी और खाना भी दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इन पर गोली मत चलाइए। कई जगहों पर सेना को लौटने पर मजबूर होना पड़ा। उस दिन ऐसा लगा शायद टकराव टल जाएगा, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 3 जून 1989
इस बार रात के अंधेरे में सेना पहले से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ बीजिंग के अलग अलग सड़कों से शहर की ओर बढ़ रही थी। कई जगहों पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई। आंसू गैस, गोलियों की आवाज, जलते हुए वाहन और चारों तरफ अफरा तफरी। उस रात बीजिंग की सड़कें एक युद्ध क्षेत्र जैसी दिखाई देने लगी। 4 जून की सुबह सेना ने तियानअनमेन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कितने लोग मारे गए आज भी इस पर अलग अलग अनुमान है। आधिकारिक आंकड़े कम संख्या बताते हैं, जबकि पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार इससे कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि 4 जून 1989 आधुनिक इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में गिनी जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा दृश्य अभी बाकी था। 5 जून 1989 पिछली रात का धुआं अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। सड़कें लगभग खाली थी। फिर दूर से टैंकों की एक लंबी कतार दिखाई देती है। किसी ने सोचा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड इतिहास की सबसे प्रसिद्ध तस्वीर बनने वाली है, जो पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाली है। एक अनजान आदमी 2 शॉपिंग बैग लेकर धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच चलता चला जाता है और सीधे पहले टैंक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह जानता था कि सामने खड़ा टैंक एक पल में उसकी जिंदगी खत्म कर सकता है, या उसे अपनी जान से ज्यादा शायद किसी और चीज की परवाह थी। वह अकेला था और सामने लोहे के दैत्य। पहला टैंक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, फिर कुछ ही मीटर पहले रुक गया। दुनिया जैसे कुछ सेकंड के लिए थम गई। टैंक चालक ने उसे बचाकर निकलने की कोशिश की, पहले दाईं तरफ, लेकिन वह आदमी भी दाईं तरफ आ गया। फिर टैंक बाईं ओर मुड़ा, वह फिर सामने खड़ा हो गया। एक बार नहीं, बार बार। दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन एक निहत्थे इंसान के सामने रुक रुक कर रास्ता बदल रही थी। यह सिर्फ सड़क नहीं थी, यह डर और साहस का आमना सामना था। फिर उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे पहले टैंक पर चढ़ गया। ऊपर झुककर उसने अंदर बैठे सैनिक से बात की। लोग बहुत दूर से देख रहे थे, इसलिए आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि उसने क्या कहा था। कुछ ही क्षण बाद 2 लोग उसे सड़क से हटाकर भीड़ की ओर ले गए और यहीं वह आखिरी बार दुनिया की नजरों में दिखाई दिया। उसके बाद वह कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उस पल को दूर एक होटल की बालकनी से कुछ विदेशी पत्रकारों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। जब ये तस्वीर दुनिया के अखबारों में छपी तो वह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं रही, वह व्यक्तिगत साहस का ग्लोबल सिंबल बन गई। लेकिन वह आदमी आखिर था कौन? इतिहास कुछ लोगों का नाम हमेशा के लिए याद रखता है, लेकिन कुछ लोगों का नाम इतिहास में भी गुम हो जाता है। टैंकमैन उन्हीं में से एक है। उस घटना के बाद दुनिया भर के पत्रकार उस आदमी की पहचान खोजने में जुट गए। कुछ रिपोर्टों में उसका नाम वांग वेलिन बताया गया, लेकिन आज तक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं कर पाया। यही कारण है कि आज भी उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, टैंकमैन। विश्व भर में यह तस्वीर साहस, व्यक्तिगत विवेक और सत्ता के सामने खड़े होने के प्रतीक के रूप में याद की जाती है, जिसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं होता, वह भविष्य के लिए भी सीख छोड़ जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में छात्र समय समय पर शिक्षा, भ्रष्टाचार, रोजगार और सरकार के गलत नीतियों के विरोध में अपनी आवाजें उठाते रहे हैं। भारत में भी आज छात्र शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार इन बच्चों पर दमनकारी रवैया अपनाए हुए है। हमारा संविधान शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में अपनी बात रखने का अधिकार देती है, साथ ही दूसरों के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान करने की भी जिम्मेदारी याद दिलाता है। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक निहत्था व्यक्ति जो पूरे टैंक के काफिले को रोक देता है, उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। यही वो साहस है, यही वो जज्बा है जो तानाशाह और दमनकारी शक्तियों को परास्त कर देती है।